हड़प्पा की कहानी ना किसी एक किताब में नहीं लिखी है। ये कहानी तो जुड़ी है ऐसे ही नोट्स से, पुराने नक्शों से और खुदाई में मिले हजारों छोटे छोटे सबूतों से। समझिए कि हर पन्ना एक पहेली का टुकड़ा है और आज हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ने वाले हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है इस शहर की खोज। मतलब आखिर हजारों साल तक गुमनाम रहने के बाद ये भूली बिसरी दुनिया हमारे सामने आई कैसे। इस खोज की कहानी ना 3 अहम पड़ावों से गुजरती है। सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने इन टीलों के नीचे एक प्राचीन शहर होने का अंदाजा लगाया। फिर 1923 में माधव स्वरूप वत्स ने इस काम को आगे बढ़ाया और आखिरकार 1946 में मॉर्टिमर व्हीलर की खुदाई ने इस सभ्यता का असली स्केल और इसकी अहमियत पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दी। तो ये शहर आखिर था कहाँ? ये महान सभ्यता आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे बसी थी। और ये जगह सिर्फ खंडहरों का ढेर नहीं है। नहीं, ये तो इस बात का जीता जागता सबूत है कि हजारों साल पहले भी इंसान कितने असाधारण, कितने वेल प्लान्ड शहर बसा सकता था। अब आता है हमारा दूसरा पड़ाव, एक महानगर का चित्र। चलिए अब शहर की दीवारों के अंदर चलते हैं। हड़प्पा की जो सबसे हैरान करने वाली बात है ना, वो थी इसकी बनावट। सोचिए, पूरा का पूरा शहर एक ग्रिड पैटर्न पर बसा था, बिल्कुल आज के न्यूयॉर्क या चंडीगढ़ की तरह। सड़कें एक दूसरे को एकदम परफेक्ट 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, जी नहीं, ये तो हजारों साल पुरानी एक सोची समझी अर्बन प्लानिंग थी। और सुनिए, ये प्लानिंग सिर्फ सड़कों तक ही नहीं थी। शहर को साफ तौर पर 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक था ऊंचा पश्चिमी किला, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट व्हीलर ने माउंट एबी नाम दिया, शायद डिफेंस के लिए। और दूसरा था निचला हिस्सा, जहां आम लोग रहते थे। यहां तक कि मजदूरों के लिए भी अलग क्वार्टर्स बने हुए थे। और सबसे बड़ी बात, पूरे शहर में ढकी हुई नालियों का एक ऐसा एडवांस नेटवर्क था जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। ये अपने समय से सदियों आगे की सोच थी, सच में। इन पुराने नोट्स में सिर्फ घरों और सड़कों के ही नक्शे नहीं मिले हैं। नहीं, इनमें कुछ बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट इमारतों के भी सबूत हैं। और इनमें से जो सबसे शानदार था, वो था एक विशाल अन्न भंडार, जिसे हम आज द ग्रेट ग्रैनरी के नाम से जानते हैं। और ये कोई छोटा मोटा गोदाम नहीं था। इसमें 12 बड़े बड़े चेम्बर्स थे, जो 6-6 की 2 लाइनों में बने थे। और इसकी लोकेशन ही इसकी पूरी कहानी बता देती है। ये नदी के ठीक किनारे बना था। अब ये कोई कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता, है ना? इसका मतलब साफ है, ये अनाज नावों के जरिए ट्रेड के लिए यहाँ जमा किया जाता था। ये एक बहुत बड़ी, एक ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी का जीता जागता सबूत है। तो अब आता है हमारा तीसरा पड़ाव, धरती से मिले सुराग। अच्छा, शहर तो हमने देख लिया, पर इसमें रहने वाले लोग कौन थे? उनकी जिंदगी कैसी थी? इन सवालों का जवाब हमें मिलता है उन कलाकृतियों में, उन आर्टिफैक्ट्स में जो वो हमारे लिए पीछे छोड़ गए। यहाँ मिला हर एक बर्तन, हर एक मोहर और हर मूर्ति अपने आप में एक कहानी कहती है। तो ये चीजें हमें बताती हैं कि हड़प्पा के लोग कमाल के किसान भी थे और बेहतरीन कारीगर भी। एक तरफ वो खेतों में गेहूं और जौ उगाते थे, तो दूसरी तरफ कुम्हार के चाक पर खूबसूरत बर्तन बनाते थे और तांबे से बैलगाड़ियां भी। ट्रेड में भी वो माहिर थे। असल में वो चांदी का इस्तेमाल करने वाले शुरुआती लोगों में से थे और अपने सामान पर खास मोहरे लगाते थे। जरा सोचिए, ये शायद दुनिया की सबसे पहली ब्रांडिंग थी। ये आर्टिफैक्ट्स हमें उनकी विश्वासों की दुनिया में भी ले जाते हैं। हमें बड़ी तादाद में मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, जो इशारा करती हैं कि वो शायद धरती और फर्टिलिटी की पूजा करते थे। इसी तरह लिंगम पूजा के सबूत भी हैं। एक पुजारी जैसी दिखने वाली पत्थर की मूर्ति भी मिली है और ऐसी मोहरे भी हैं जिन पर एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है। ये सब मिलकर उनके गहरे आध्यात्मिक जीवन की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तस्वीर बनाते हैं। और हाँ, एक और दिलचस्प बात, स्वास्तिक का चिन्ह भी उनकी कला का एक अहम हिस्सा था। और यहीं आकर हड़प्पा का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। सोचिए, हमारे पास एक वेल प्लान्ड शहर है, ट्रेड है, बेहतरीन क्राफ्ट्स हैं, लेकिन जो नहीं मिला वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। यहाँ कोई बड़े मंदिर नहीं मिले, कोई आलीशान महल नहीं, किसी राजा का कोई सबूत तक नहीं। यहाँ तक कि लड़ाई के हथियार भी 9 के बराबर हैं। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये एक ऐसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी जो बिना राजाओं और बिना लड़ाइयों के चलती थी? क्या ये एक शांतिपूर्ण समाज था?
अब आता है हमारा चौथा पड़ाव, 2 राजधानियों की कहानी। और इस विशाल सभ्यता को समझने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट स्टुअर्ट पिगट ने एक बहुत ही मजबूत थ्योरी सामने रखी। उनका मानना था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो कि एक और बहुत बड़ा शहर था, ये दोनों मिलकर एक बहुत बड़े साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां थी, ट्विन कैपिटल्स। ये एक खामोश सभ्यता है जिसने अपनी कहानी शब्दों में नहीं बल्कि मिट्टी और पत्थरों पर लिखी है। तो आखिर हड़प्पा की विरासत क्या है? ये हमें सिखाती है कि अर्बन प्लानिंग कोई आज की देन नहीं है। ये हमें एक ऐसे समाज की झलक देती है जो शायद बिना राजाओं और लड़ाइयों के भी तरक्की कर सकता था। लेकिन इन सबके पीछे जो सबसे बड़ा रहस्य है वो है उनकी लिखावट, उनकी स्क्रिप्ट। हजारों सिंबल्स मिले हैं पर आज तक कोई भी उन्हें पढ़ नहीं पाया है। उनकी अपनी कहानी उनके अपने शब्दों में शायद हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। चलिए आज चलते हैं समय में बहुत पीछे और जानते हैं दुनिया के सबसे रहस्यमयी प्राचीन शहरों में से एक के बारे में, मोहनजोदाड़ो। सबसे पहले जरा इस शहर के नाम पर गौर कीजिए, मोहनजोदाड़ो, जिसका मतलब है मृतकों का टीला। ये नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, और मन में बस एक ही सवाल आता है, आखिर इस शानदार शहर का हुआ क्या होगा? तो ये शहर था कहाँ? ये बसा था आज के पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे। जरा सोचिए, यही जगह कभी एक जीती जागती, फलती फूलती सभ्यता का केंद्र हुआ करती थी। और इस अविश्वसनीय खोज का सेहरा जाता है भारतीय पुरातत्ववेत्ता राखालदास बनर्जी के सर। वही थे जिन्होंने एक आम से टीले के नीचे छिपे पूरे के पूरे शहर के रहस्य को पहचाना था। और ये सब कब हुआ? साल 1922 में। सोचकर भी ताज्जुब होता है कि लगभग 4,500 साल पुराना एक पूरा शहर 20वीं सदी तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा। अच्छा, तो ये तो पता चल गया कि शहर मिला कैसे, पर ये था कितना बड़ा, कितना शानदार। ये कोई छोटी मोटी बस्ती बिल्कुल नहीं थी, बल्कि अपने वक्त का एक विशाल महानगर था। देखिए, ये कोई आम शहर नहीं था। मोहनजोदाड़ो अपनी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। इस शहर की प्लानिंग देखकर तो आज के आर्किटेक्ट्स भी हैरान रह जाएं। यहाँ पक्की सड़कें थीं, और जरा सोचिए, उस जमाने में लगभग हर घर में अपना कुआं और बाथरूम था। एक बहुत बड़ा असेंबली हॉल, 10 मीटर चौड़ी मेन रोड, ये सब उनकी कमाल की शहरी सोच का सबूत है। शहर के बीचों बीच 2 बहुत ही विशाल इमारतें थीं जो आज भी हमें चौंका देती हैं। एक था विशाल स्नानागार और दूसरा एक बहुत बड़ा अन्न भंडार। ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये शहर की जान थीं। इनकी शान इतनी जबरदस्त थी कि पुरातत्ववेत्ता जॉन मार्शल ने इन्हें अपने समय की दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा तक कह डाला। देखिए, उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। हमें मलेरिया जैसी बीमारियों के सबूत मिले हैं। लगता है कि उन्हें खतरनाक बाढ़ का भी सामना करना पड़ता था, लेकिन साथ ही वो बहुत मेहनती भी थे। पिघले हुए तांबे के निशान बताते हैं कि वहाँ उद्योग भी था। और जब बात आती है कला और टेक्नोलॉजी की, तो वो तो कमाली थे। वो कपास से कपड़ा बुनते थे, उन्होंने हजारों बेहतरीन मोहरें बनाई, और कांसे की मूर्तियां बनाने में तो वो माहिर थे। लेकिन इन सब में से जो एक चीज सबसे ज्यादा मशहूर हुई, वो है डांसिंग गर्ल की कांसे की मूर्ति। ये छोटी सी मूर्ति आज भी उस सभ्यता की कला, उनके आत्मविश्वास और उनके रहस्य का प्रतीक है। यही नहीं, हमें एक पुजारी के घर और एक कॉलेज जैसी बिल्डिंग के भी सबूत मिले हैं। इससे ये इशारा मिलता है कि उनका समाज काफी व्यवस्थित था, जहां शिक्षा और धर्म की भी जगह थी। बड़े करीने से बनी ईंटों वाले शहर जो लगभग एक जैसे दिखते हैं, पर क्या सच में सारे शहर एक जैसे थे? आज हम 2 बिल्कुल अलग-अलग शहरों की कहानी से इस सभ्यता की विविधता को समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ एक ऐसा शहर जिसका वजूद खेती पर टिका था, और दूसरी तरफ एक ऐसा शहर जो उद्योग और शिल्प का केंद्र था। तो चलिए इन दोनों बस्तियों के रहस्यों को खोलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कालीबंगा। वैसे तो इस नाम का मतलब है काले रंग की चूड़ियां, लेकिन इसकी असली पहचान जमीन से जुड़ी है, खेती से। ये 1953 में अमलानंद घोष की खोजों का रिकॉर्ड है। इन्हीं से हमें पहली बार पता चला कि कालीबंगा में आखिर ऐसा क्या खास था। और यहां जो मिला उसने तो इतिहास ही बदल दिया। ये कोई ऐसी वैसी खोज नहीं थी, ये था दुनिया का सबसे पुराना जुता हुआ खेत।
जरा सोचकर देखिए, इसका मतलब है कि आज से लगभग 5000 साल पहले वहां के लोग जानते थे कि खेती को संगठित तरीके से कैसे करना है। ये मानवता के कृषि इतिहास में एक बहुत बहुत बड़ा मील का पत्थर था। अब जरा इन डिटेल्स को देखिए, ये मिलकर एक पूरी कहानी बताते हैं। सोचिए, घग्गर नदी के किनारे बसा एक शहर जो पूरी तरह से खेती पर जी रहा था, और वो भी कोई साधारण खेती नहीं। वो लोग एक ही खेत में सरसों और चना दोनों उगाना जानते थे, लकड़ी के हल का इस्तेमाल करते थे, और पानी के लिए अरे हर घर में अपना कुआं था। और ये जो 7 अग्निवेदियां मिली है ना, ये इशारा करती हैं कि शायद उनकी पूजा पाठ, उनके धार्मिक अनुष्ठान भी सब कुछ खेती बाड़ी से ही गहराई से जुड़ा हुआ था। में जिसे हम कह सकते हैं सिंधु घाटी का इंडस्ट्रियल हब। और आल मजुमदार के इन नोट्स से ये हमें एक ऐसे शहर के बारे में बताते हैं जो अपनी खोज के समय से ही हड़क्का के बाकी शहरों से एकदम हटकर था। अब यहाँ की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चन्हुदड़ों में कोई गढ़ या किला नहीं था, कोई सिटाडेल नहीं। देखिए, हड़प्पा के ज्यादातर बड़े शहरों में सुरक्षा के लिए एक ऊंचा किला होता था। इसका न होने एक बहुत बड़ा संकेत है, शायद इस शहर का फोकस डिफेंस पर था ही नहीं, बल्कि बिजनेस और प्रोडक्शन पर था। और यहाँ जो चीजें मिली वो इस बात को और पक्का करती हैं। मन के बनाने का एक बड़ा कारखाना, लिपस्टिक और आईने जैसी चीजें, मतलब यहाँ के लोगों को सौंदर्य और क्राफ्ट पर कितना जोर था। और इनकी कारीगरी तो देखिए, इन्होंने अपनी इमारतों में कर्व्ड यानी घुमावदार ईंटों का इस्तेमाल किया। ऐसा और कहीं भी देखने को नहीं मिला है। और यहाँ एक बड़ा मजेदार किस्सा भी है। पुरातत्वविदों को एक ईंट मिली जिस पर पहले एक बिल्ली के पंजों के निशान थे और ठीक उनके ऊपर एक कुत्ते के पंजों के निशान छपे हुए थे। ऐसा लगता है मानो हम हजारों साल पुराने एक चेज सीन को देख रहे हों। ये छोटी सी खोज हमें उस शहर की रोजमर्रा की जिंदगी की एक जिंदा तस्वीर दिखाती है ना? तो अब हमारे सामने 2 शहर हैं। एक तरफ कालीबंगा किसान, दूसरी तरफ चन्हुदड़ो कारीगर। चलिए अब दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि ये एक दूसरे से कितने अलग थे। बस ये एक लाइन ही पूरी कहानी बता देती है। कालीबंगा वो सभ्यता का पेट भर रहा था, उसका पूरा वजूद खेती पर टिका था। और वहीं दूसरी तरफ चन्हुदड़ो वो खूबसूरत और काम की चीजें बना रहा था, ऐसी चीजें जो शायद दूसरे शहरों में बेची जाती होंगी, ट्रेड होती होंगी। अब इस टेबल को देखिए, ये सारे फर्क एक जगह पर साफ साफ दिखाती है। उनकी मुख्य पहचान क्या थी? एक कृषि नगर, दूसरा औद्योगिक शहर। सबसे बड़ी खोज, एक तरफ जुता हुआ खेत तो दूसरी तरफ मन के बनाने का कारखाना। किलेबंदी एक में थी, दूसरे में बिल्कुल नहीं। और उनकी यूनिक चीजें, कालीबंगा में 7 अग्निवेदियां तो चन्हुदड़ो में घुमावदार ईंटें। मतलब हर एक चीज में ये दोनों शहर एक दूसरे से एकदम अलग थे, पर हिस्सा एक ही महान सभ्यता का थे। धोलावीरा और लोथल की अनोखी दुनिया में चलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई, एक ही सभ्यता, एक ही समय, फिर भी 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं, ये कैसे हो सकता है? धौलावीरा और लोथल की पहचान में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों था? चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे आज के 2 सितारे हैं धोलावीरा और लोथल। मजे की बात यह है कि दोनों ही आज के गुजरात में हैं, लेकिन इनकी कहानियां वो एक दूसरे से जरा भी मेल नहीं खाती। अच्छा, अब जरा इन शुरुआती नोट्स पर नजर डालिए। एक तरफ धोलावीरा के बारे में लिखा है और दूसरी तरफ लोथल की कहानी है। इन्हीं से हमें पहली झलक मिलती है कि ये शहर कितने अलग थे। सोचिए, पुरातत्वविदों ने दशकों की मेहनत के बाद इन राजों को खोला था। ये शहर थे तो हजारों साल पुराने, लेकिन हमारे लिए इनकी खोज हुई 20वीं सदी में। पहले लोथल मिला, फिर कुछ साल बाद धोलावीरा, और बस उसके बाद धीरे धीरे परत दर परत इनके राज हमारे सामने खुलते चले गए। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इनकी बनावट का अंतर, और इसकी जड़ में है ज्योग्राफी यानी इनका भूगोल। देखिए, दोनों के लोकेशन में कितना बड़ा फर्क है। धौलावीरा बसा था कच्छ के सूखे रेगिस्तान में, जहां पानी की एक एक बूंद कीमती थी, और लोथल वो था नदी के किनारे, जहां से सीधा समंदर का रास्ता था। बस इसी एक फर्क ने इन दोनों शहरों की पूरी तकदीर लिख दी, और इसी वजह से इनकी प्लानिंग भी बिल्कुल अलग थी। धौलावीरा को देखिए, एक अनोखा 3 हिस्सों में बंटा हुआ शहर, और लोथल उसे तो मिनी हड़प्पा कहते हैं, एक ऐसा शहर जो बना ही था व्यापार के लिए, एक हलचल भरा बंदरगाह।
धौलावीरा की ये त्रिस्तरीय नगर योजना सच में कमाल की थी। मतलब उस जमाने का ये अकेला ऐसा शहर था जिसे 3 अलग-अलग लेवल्स में बनाया गया था, शायद सामाजिक दर्जे के हिसाब से। किला, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। कितनी सोची समझी प्लानिंग थी। और अब लोथल को देखिए, इसकी पूरी पहचान, इसकी पूरी बसावट एक इंजीनियरिंग के अजूबे के इर्द गिर्द घूमती थी। एक बंदरगाह, और कोई ऐसा वैसा बंदरगाह नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे पुराने मानव निर्मित डॉकयार्ड्स में से एक। अब सोचिए, रेगिस्तान के बीचों बीच रहना है तो सबसे जरूरी चीज क्या होगी? पानी। धौलावीरा के लोगों को पानी बचाने की कला में महारत हासिल करनी पड़ी। उनका पूरा वजूद इसी पर टिका था। और उनके इस हुनर का सबसे बड़ा सबूत है ये पत्थर से बना हुआ एक विशाल जलकुंड। जरा कल्पना कीजिए, आज से 4,500 साल पहले बिना किसी मॉडर्न मशीन के चट्टानों को काटकर इतना बड़ा रिजर्वायर बना देना, यह उनकी इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। चलिए अब बनावट से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि खुदाई में मिली चीजें यानी आर्टिफैक्ट्स हमें इनकी जिंदगी के बारे में क्या अनोखी बातें बताते हैं। लोथल से जो भी मिला है वो एक ही कहानी चीख चीख कर कहता है, ट्रेड, ट्रेड और ट्रेड। ये एक ऐसा शहर था जो व्यापार से दिन रात गुलजार रहता था और जिसके तार दुनिया के दूर दराज के कोनों से जुड़े थे। क्या क्या नहीं मिला यहाँ? मन के बनाने की पूरी फैक्ट्री, कपड़े रंगने के कुंड, हाथी दांत का स्केल, अरे यहाँ तक कि चावल के दाने और शतरंज जैसे खेल के सबूत भी। ये सब दिखाता है कि लोथल सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि क्राफ्ट्स और कल्चर का भी एक बड़ा सेंटर था। और ये देखिए, ये फारस की मोहर। ये एक छोटा सा सबूत नहीं, ये एक बहुत बड़ी खोज है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि लोथल के समुद्री व्यापार के रिश्ते फारस की खाड़ी तक, यानी आज के ईरान इराक तक फैले हुए थे। कमाल है। अब लोथल से निकलकर वापस धौलावीरा चलते हैं। यहाँ की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ मिली चीज़ों से लगता है कि इनका फोकस व्यापार पर उतना नहीं था जितना बड़े बड़े पब्लिक इवेंट्स और भव्य निर्माण पर था। यहाँ एक विशाल स्टेडियम के अवशेष मिले हैं। सोचिए, एक स्टेडियम, साथ ही पॉलिश किए हुए पत्थर के खंभे और एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड जैसी चीज भी मिली है। ये सब इशारा करता है कि यहाँ के लोग बड़े बड़े सार्वजनिक समारोहों और अपनी सिविक लाइफ को बहुत महत्व देते थे। तो इन 2 लाजवाब शहरों की अलग अलग कहानियों का सार क्या है? इनकी विरासत क्या है? और क्या है वो रहस्य जो ये अपने पीछे छोड़ गए? देखिए, यहाँ पर हमें एक सीधी सी बात समझ आती है। धौलावीरा एक पानी बचाने वाला किला था, तो लोथल एक हलचल भरा बंदरगाह। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कोई एक जैसी बोरिंग सभ्यता नहीं थी। ये लोग बहुत होशियार थे, जो अपनी जरूरतों और माहौल के हिसाब से शहरों को डिजाइन करते थे। बनवाली की खोज 1974 में आर.एस. बिष्ट यानी रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। और जो बात इसे वाकई दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये शहर दूसरे हड़प्पा शहरों जैसा बिल्कुल नहीं था। ये काफी अलग था। देखिए, हम सब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता अपनी शानदार टाउन प्लानिंग के लिए जानी जाती है। एकदम ग्रिड पैटर्न, बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम। लेकिन बनवाली वो इस पूरी इमेज को तोड़ देता है। यहाँ की सड़कें सीधी नहीं थीं, कोई सिस्टमैटिक ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं था। मतलब इससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी में सिर्फ बड़े प्लान्ड शहर ही नहीं थे, बल्कि अलग अलग तरह की बस्तियां भी थीं। हाँ, यहाँ से जौ के दाने मिले, मोहरें मिली और तांबे के तीर भी मिले, जो ये तो पक्का करते हैं कि ये हड़प्पा संस्कृति का ही हिस्सा था। लेकिन यहाँ की जो सबसे खास खोज है वो है मिट्टी का बना एक हल, बिल्कुल एक खिलौने जैसा। ओके, तो अगली जगह है रोपड़, पंजाब में। नोट्स बताते हैं कि इसकी खोज 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी और यहाँ कुछ ऐसा मिला जो हमें टाइम में और भी पीछे ले जाता है। यहाँ एक कब्र मिली जिसमें एक इंसान के साथ एक कुत्ते को भी दफनाया गया था। अब ये अपने आप में एक दिलचस्प बात है, लेकिन कमाल की बात यह है कि ठीक ऐसी ही कब्र कश्मीर के बुरझोम में भी मिली थी, जो कि एक नवपाषाणकालीन यानी नियोलिथिक साइट है। मतलब हड़प्पा से भी बहुत पुरानी। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता है ना, ये शायद हजारों साल पुरानी किसी सांस्कृतिक परंपरा की तरफ इशारा करता है। इंसानों और जानवरों के बीच कोई गहरा रिश्ता, या फिर मौत के बाद की जिंदगी के बारे में कोई मिलती जुलती मान्यता। अच्छा, अब जरा सिंधु घाटी सभ्यता की सरहदों को समझते हैं। इसके लिए हम चलते हैं इसके सबसे उत्तरी छोर पर, जाते हैं जम्मू के मांडा में। तो मांडा के बारे में सबसे जरूरी बात यह है कि ये इस सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे उत्तरी स्थल है,
सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ये जम्मू में चिनाब नदी के किनारे है। अब इससे अंदाजा लगाइए कि यह सभ्यता कितनी विशाल थी, मैदानों से लेकर हिमालय के फुटहिल्स तक फैली हुई। राखीगढ़ी और सिनोली। राखीगढ़ी भारत में अब तक मिली सबसे बड़ी हड़प्पन साइट है। इसका साइज इतना बड़ा है कि ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों की लीग में आ जाती है। और ये बात ये भी साबित करती है कि इस सभ्यता का केंद्र सिर्फ सिंधु नदी के आसपास ही नहीं था, बल्कि और भी जगहों पर था। और अब एक ऐसी खोज जिसने इतिहास को देखने के हमारे नजरिए को ही हिला कर रख दिया। नोट्स हमें ले जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में, सिनौली, जहां जमीन के नीचे कुछ ऐसा मिला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 125 ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी है, लेकिन किस चीज की कहानी? सिनौली में एक साथ 125 कब्रें मिलीं। ये कोई आम कब्रिस्तान नहीं था, ये एक बहुत बड़ा, शायद शाही कब्रिस्तान था। हर किसी को एक खास तरीके से दफनाया गया था, सिर उत्तर की तरफ, जो बताता है कि उनके अंतिम संस्कार के नियम तय थे। बनवाली हमें बताता है कि हर शहर एक जैसा प्लान नहीं था, विविधता थी। रोपड़ से हमें उनके जटिल रीति रिवाजों और हजारों साल पुरानी परंपराओं से जुड़ाव का पता चलता है। और सिनौली, वो तो बड़ी बस्तियों, उनके खानपान और एक संगठित समाज के होने का पक्का सबूत देता है। ये सब मिलकर एक बहुत ही विविध और कॉम्प्लेक्स समाज की तस्वीर पेश करते हैं। पहला स्टॉप है सुरकोटड़ा। अब ये जगह देखिए 2 वजहों से बहुत खास है। पहली, यहाँ घोड़े का कंकाल मिला है, जो उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही रेयर खोज है। और दूसरी, इसकी किलेबंदी बिल्कुल लोथल जैसी थी, जो एक स्टैंडर्ड टाउन प्लानिंग की तरफ इशारा करता है। अब आते हैं रंगपुर पर। यहाँ क्या मिला? चावल की भूसी। सुनने में शायद ये कोई बड़ी बात न लगे, है ना? लेकिन यकीन मानिए, ये एक गेम चेंजर था। इससे पता चलता है कि वो लोग सिर्फ गेहूं और जौ ही नहीं, बल्कि चावल की खेती करना भी जानते थे। चलिए, अब हम हड़प्पा सभ्यता के नक्शे पर और नीचे चलते हैं, एकदम उसके दक्षिणी सरहद तक। और ये जगह है दायमाबाद, जो महाराष्ट्र में है। और दायमाबाद में जो मिला वो तो कमाल ही है। एक कांस्य का रथ। जरा सोचिए, उस जमाने में कांस्य का रथ बनाना, ये न सिर्फ उनकी मेटल टेक्नोलॉजी का कमाल दिखाता है, बल्कि ये भी बताता है कि उनका व्यापार और उनकी पहुंच कितनी दूर तक थी। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, एक कंफ्यूजन जो अक्सर होता है। हम सुनते हैं कि राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट है, लेकिन नोट्स इसे साफ करते हैं। राखीगढ़ी भारत में सबसे बड़ी साइट है। ओवरऑल देखा जाए तो सबसे बड़ी साइट पाकिस्तान में गनेरी वाला है। ये छोटी सी जानकारी पूरी कहानी बदल देती है ना? और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लिस्ट में और भी नाम है। पाकिस्तान का मोहनजोदड़ो ओवरऑल दूसरे नंबर पर है, और भारत के अंदर देखें तो गुजरात का धोलावीरा दूसरे नंबर पर आता है। 16 किलो सुनने में एक नंबर लगता है ना, पर इन नोट्स के मुताबिक ये सिंधु घाटी में वजन नापने की सबसे छोटी यूनिट थी। सोचिए, जैसे आज हमारे पास स्टैंडर्ड वजन होते हैं। ये दिखाता है कि उनका ट्रेड सिस्टम कितना ऑर्गेनाइज्ड और एडवांस था। चलिए, अब कुछ और दिलचस्प खोजों को फटाफट देखते हैं। जैसे कालीबंगन में मिली सजी हुई ईंटें। मतलब उनके लिए सिर्फ मजबूती ही नहीं, खूबसूरती भी जरूरी थी। फिर कोट दीजी में मिले पत्थर के तीर, जो उनके शिकार करने और औजार बनाने के हुनर को दिखाते हैं। और आमरी में क्या मिला? गैंडे के होने के सबूत। इससे हमें उस वक्त के माहौल और जंगली जानवरों का अंदाजा लगता है, जो आज से कितना अलग रहा होगा। और हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी बात है। हम हमेशा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े बड़े शहरों की बात करते हैं, लेकिन अली मुराद ये अकेला ऐसा ग्रामीण स्थल है जिसके बारे में जानकारी है। यह हमें याद दिलाता है कि सभ्यता सिर्फ शहरों में नहीं, गांव में भी बसती थी। देखिए, किसी भी बड़ी इकोनॉमी की जो बुनियाद होती है वो होते हैं उसके प्रोडक्ट्स। तो सवाल ये है कि सिंधु घाटी के लोग आखिर बना क्या रहे थे, जिसकी दुनिया भर में इतनी डिमांड थी। चलिए, सीधा सबूतों पर ही आते हैं। ये जो माइंड मैप है ना, ये उनकी इंडस्ट्री का पूरा खाका हमारे सामने रख देता है। और इससे एक बात तो साफ है कि उनकी अर्थव्यवस्था सिर्फ खेती पर नहीं, बल्कि एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम पर टिकी थी। जरा इनकी इंडस्ट्रीज की रेंज तो देखिए। एक तरफ था कपड़ा उद्योग, जो शायद इनकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी था। दूसरी तरफ इनके मिट्टी के बर्तन थे, वो भी अपने खास लाल रंग वाले। और तो और वो लैपिस लजूली जैसे कीमती पत्थरों से इतने खूबसूरत मनके बनाते थे।
और हाँ, जो कारीगर समंदर के पास रहते थे वो सीप से शानदार चीजें बनाने में एकदम माहिर थे। तो ठीक है, ये शानदार चीजें बन तो रही थीं, पर ये सब बिक कहाँ रही थी? बस यहीं से उनकी कहानी का अगला और शायद सबसे दिलचस्प चैप्टर शुरू होता है, उनका विशाल ट्रेड नेटवर्क। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ट्रेड उनके लिए कोई साइड बिजनेस नहीं था। अरे यही तो उनकी अर्थव्यवस्था का आधार था। उनकी पूरी की पूरी सभ्यता इसी कॉमर्स की नींव पर खड़ी थी। और इसका सबसे बड़ा सबूत, ये बेलनाकार मोहरें। जरा सोचिए, एक जैसी मोहरें सिंधु घाटी में भी मिल रही हैं और हजारों किलोमीटर दूर मेसोपोटामिया में भी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज दो कंपनियों के बीच किसी कॉन्ट्रैक्ट पर स्टैंप लगा हो। ये दो महान सभ्यताओं के बीच डायरेक्ट ट्रेड का पक्का सबूत है। अब हमारी कहानी एक जासूसी मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अब हम एक ऐसे सुराग की बात करेंगे जो सिर्फ व्यापार की पुष्टि ही नहीं करता, बल्कि पूरे के पूरे ट्रेड रूट का नक्शा हमारे सामने रख देता है। और मजे की बात ये है कि ये सुराग हमें सिंधु घाटी में नहीं, बल्कि उनके सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर मेसोपोटामिया में मिला। एक ऐसा दस्तावेज जो इस पूरी प्राचीन पहेली की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत कड़ी साबित हुआ। हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 4,500 साल पहले की। ये सोचना भी अविश्वसनीय लगता है कि उस समय भी इतना ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल ट्रेड मौजूद था। और ये रहा वो निर्णायक सबूत, अक्कड़ के राजा सारगोन का एक अभिलेख। इसमें उनके राज्य के साथ व्यापार करने वाले विदेशी ठिकानों का जिक्र है। ये एक तरह से उस जमाने का शाही ट्रेड लॉग था। अच्छा, तो सारगोन के इस रिकॉर्ड में 3 विदेशी जगहों के नाम हैं। एक है दिलमुन, जिसे आज का बहरीन माना जाता है। दूसरा है मगन, यानी बलूचिस्तान का मकरान तट। और फिर आता है सबसे बड़ा खुलासा, मेलुहा। और जानते हैं इतिहासकार इस मेलुहा को कौन सी जगह मानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। ये एक लिखा हुआ सबूत है जो सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के ट्रेड को सीधे तौर पर साबित कर देता है। लेकिन व्यापार की ये पूरी मशीनरी एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना चल ही नहीं सकती थी। तो चलिए अब उन जगहों पर चलते हैं जो इस आर्थिक इंजन के पावर स्टेशन थे, यानी उनके बंदरगाह शहर। इन पुराने नोट्स से हमें उनके कोस्टल नेटवर्क का पता चलता है। और ये कोई 1-2 बंदरगाह नहीं थे। नहीं, ये तो समंदर के किनारे फैली हुई ट्रेड चौकियों की पूरी एक चेन थी जो उनके समुद्री व्यापार की रीढ़ थी। जरा देखिए कि ये नेटवर्क कितना फैला हुआ था। सुत्कागेंडोर उनकी सबसे पश्चिमी चौकी थी जो ट्रेड रूट पर नजर रखती थी। फिर अल्लादीनो, बालाकोट और सुत्काकोह जैसे शहर थे। ये सिर्फ गांव नहीं थे, बल्कि उस जमाने के हलचल भरे इंटरनेशनल ट्रेड हब थे, कुछ आज के सिंगापुर या दुबई की तरफ। और ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे उनकी ज्योग्राफी उनकी इकोनॉमी को चला रही थी। बालाकोट जैसे तटीय शहरों में सीप उद्योग का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है। वो कच्चे माल के ठीक बगल में थे, जिससे वो आसानी से स्पेशल प्रोडक्ट्स बनाकर दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सकते थे। सोचिए, हजारों साल पुरानी एक पूरी की पूरी विकसित सभ्यता अचानक से बस गायब हो जाती है। आखिर हुआ क्या होगा? आज हम इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। और ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये हमारे समाज के बारे में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी सवाल खड़ा करती है। लेकिन इस रहस्य की गुत्थी सुलझाने से पहले एक बहुत जरूरी सवाल पर रुकना होगा। सवाल यह है कि क्या सभ्यता और संस्कृति, मतलब सिविलाइजेशन एंड कल्चर, एक ही चीज हैं? सुनने में शायद लगे कि हाँ हैं, पर यकीन मानिए इसी सवाल के जवाब में पूरी कहानी का राज छपा है। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों के बीच का जो फर्क है उसे एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं, क्योंकि एक बार ये बेसिक समझ आ गए तो सिंधु घाटी की कहानी अपने आप साफ होती चली जाएगी। अच्छा, तो सबसे सिंपल फर्क क्या है? देखिए, सभ्यता वो सब कुछ है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। मतलब शहर, सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें, ये समाज का कह लीजिए शरीर है, बाहरी ढांचा। और संस्कृति है समाज की आत्मा, हमारे विचार, हमारे विश्वास, हमारी कला, जो दिखती नहीं पर होती है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए, बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। सोचिए, ये फर्क कितना गहरा है। जो सभ्यता है, मतलब शहर और बिल्डिंग्स, वो तो बस एक साधन है, एक टूल। लेकिन असली मकसद क्या है? वो है संस्कृति, यानी हमारे विचार, हमारी आर्ट। सभ्यता दिखाती है कि हमने मटीरियली कितनी तरक्की की, घर, गाड़ियां वगैरह,
पर संस्कृति बताती है कि हम दिमागी तौर पर कितना आगे बढ़े हैं। और सबसे मजेदार फर्क, सभ्यता तो तेजी से फैल सकती है, जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आती है और छा जाती है, लेकिन संस्कृति नहीं, वो तो बहुत धीरे धीरे आराम से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचती है। किसी भी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सुराग, एविडेंस। तो आखिर वो कौन से साइंस थे, वो कौन से सुराग थे जिनसे ये पता चला कि इतनी बड़ी, इतनी एडवांस सभ्यता अब खतरे में थी? और जो सबूत मिले वो सच में चौंकाने वाले थे। एक एक करके पतन के निशान सामने आने लगे। सोचिए, जो सड़कें कभी चौड़ी और एकदम सीधी हुआ करती थीं, वो अब तंग टेढ़ी मेढ़ी गलियां बन गई थी। वो वेल प्लान्ड शहर अब बेतरतीब बस्तियों में तब्दील हो रहे थे। उनका जो फेमस ड्रेनेज सिस्टम था वो खत्म हो चुका था, जर्जर हालत में था। हालत इतनी खराब थी कि नई ईंटें बनाने की बजाय लोग पुरानी टूटी फूटी ईंटों को ही दोबारा इस्तेमाल कर रहे थे। मेसोपोटामिया से ट्रेड वो भी रुक गया। मतलब एक हाई टेक अर्बन सोसाइटी धीरे धीरे एक ग्रामीण समाज में बदल रही थी। ये सारे सुराग एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, एक बड़ा पतन। तो सवाल उठता है, ऐसा हुआ क्यों? और यहीं से ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि इस क्यों का जवाब एक नहीं है। स्कॉलर्स ने कई अलग अलग थियरीज दी हैं, और हर थियरी किसी जासूसी कहानी के एक अलग सस्पेक्ट की तरह है। तो पहला ग्रुप कहता है कि असली विलेन कुदरत थी। जैसे KUR कैनेडी ने मोहनजोदाड़ो में मिले स्केलेटन्स की जांच की और कहा कि शायद मलेरिया जैसी कोई बीमारी फैल गई थी। दूसरी तरफ जॉन मार्शल और उनकी टीम को लगता है कि जबरदस्त बाढ़ आई होगी जिसने सब कुछ डुबो दिया। फिर अमलानंद घोष की थ्योरी है कि नदियों ने ही अपना रास्ता बदल लिया और पूरा इलाका बंजर हो गया। या फिर जैसा ऑरेल स्टाइन ने कहा, क्लाइमेट चेंज, धीरे धीरे इसने सब कुछ खत्म कर दिया। अच्छा, ये तो हो गए नेचुरल कॉजेज। अब आते हैं दूसरे ग्रुप की थियरीज पर, जो इंसानों को जिम्मेदार मानती हैं। जॉन मार्शल को यह भी लगता था कि शायद उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका शासन वक्त के साथ ढीला पड़ गया था। जॉर्ज डेल्स का कहना है कि शायद कोई बड़ा भूकंप आया हो। लेकिन जो सबसे फेमस और सबसे कंट्रोवर्शियल थियरी है वो दी मॉर्टिमर व्हीलर ने, आर्यों का आक्रमण। इस थियरी के मुताबिक बाहर से आए हमलावरों ने इस पीसफुल सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया। तो हमारे पास अब कई थ्योरीज हैं। हो सकता है सच इन सब के बीच में कहीं हो या इन सब का मिला जुला असर हो, लेकिन